हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से TNI कॉलेज के यूट्यूब पर मैं तर सिंह आपका ज़ोरदार स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, भक्ति काल जैसा कि चला हुआ है, अभी वीडियो जो आपको मिल रही हैं जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं वो भक्ति काल की है। तो भक्ति काल में जो सूफी काव्य था उस पर हमने चर्चा की थी। सूफी काव्य में प्रमुख जो कवि हैं वो जायसी हैं। तो जायसी आज की वीडियो में जायसी की एक रचना है पद्मावत। वैसे तो जायसी ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन पद्मावत इनका प्रसिद्धि दिलाने के लिए पद्मावत ग्रंथ को ही माना जाता है कि जायसी को प्रसिद्धि दिलाने के लिए किस ग्रंथ की भूमिका है, तो पद्मावत की। आज इस पद्मावत ग्रंथ पर चर्चा करेंगे पेपर में। प्यारे बच्चों, इस पद्मावत से अगर हम बात करते हैं तो अगर मान के चलो सूफी काव्य से प्रश्न पूछा जाता है तो 90% पद्मावत से चांस है कि पद्मावत से पूछा जाता है। पद्मावत के रचनाकार कौन है, पद्मावत की भाषा कौन सी है, पद्मावत में किस छंद का प्रयोग किया गया, पद्मावत में कुल मिला के कितने सर्ग हैं या कितने खंड हैं, तो इस तरह से वो पेपर पूछता है। तो आज की इस वीडियो में बेटे पद्मावत पर चर्चा करेंगे जी। और रचनाकार हैं मलिक मोहम्मद जायसी। सबसे पहली बात बेटे, पद्मावत के अगर रचयिता की बात पूछी जाती है आपसे तो इसके रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी हैं। भी जायस के रहने वाले थे, इसलिए जायसी कहलाए। शुरू में बेटे डिमोटिवेट कई बार बच्चे हो जाते हैं, तो जायसी आपके सामने एक ऐसा व्यक्तित्व है जिससे आप डिमोटिवेट नहीं होंगे बल्कि मोटिवेट होंगे। जायसी दिखने में भी कुरूप था और एक आँख से भी इनको प्रॉब्लम थी दिखने में, तो वो देखने में प्रॉब्लम थी, तो वहाँ फिर भी ये इनका मजाक उड़ाया गया दरबार में। और फिर इसने कहा था कि हे राजा, अगर आप मुझे बनाने वाले उस विधाता पर हंस रहे हो तो मैं क्या कहूँ, आप उससे श्रेष्ठ हो, और अगर आप मेरी विद्वता पर हंस रहे हो तो आप अपनी सभा में बैठे विद्वान से मेरा प्रतियोगिता कराइएगा। तो बेटे जायसी जायस के रहने वाले थे, इसलिए जायसी नाम पड़ा। इनके नायक, ये जो रचना है पद्मावती, इसका जो नायक है रतन सेन भाई, और नायिका पूछे तो पद्मावती। नायिका अगर पूछता है तो पद्मावती, और अगर नायक पूछता है तो नायक है इसके रतन सेन। यह अवधी भाषा का पहला महाकाव्य है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि पेपर में ये पूछा जाएगा अवधी भाषा की पहली रचना कौन सी है। अगर अवधी भाषा की पहली रचना आ जाती है तो वो भी सूफी काव्य ही है, नाम है चंदायन। क्या है नाम? चंदायन। लेकिन वो पूछता है आपसे अवधी भाषा का पहला महाकाव्य पूछता है तो नाम आएगा पद्मावत का। और अगर वो पूछता है अवधी भाषा का सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य तो भी रामचरितमानस आ जाएगा। और रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी। देखिएगा 3 प्रश्न बनते हैं यहाँ से। अगर अवधी भाषा की पहली रचना पूछता है तो चंदायन कर दीजिएगा। अगर अवधी भाषा का पहला महाकाव्य पूछते हैं या प्रबंध काव्य पूछते हैं तो हम पद्मावत को कर देंगे। और अगर हमसे पूछा जाता है अवधी भाषा का सर्वश्रेष्ठ या सुप्रसिद्ध महाकाव्य तो रामचरितमानस कर देंगे। तो भी यह अवधी भाषा का पहला प्रबंध काव्य भी है और पहला महाकाव्य भी है। प्रबंध काव्य और महाकाव्य को मैं समझा चुका हूँ प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं। पद्मावत के पूर्वार्ध की कथा काल्पनिक है तथा उत्तरार्ध की कथा ऐतिहासिक है। सपोज करो ये पूरी की पूरी पद्मावत रचना है। इस पद्मावत रचना में बेटा जो पहले का आधा भाग है उसको पूर्व बोलते हैं, पूर्व अर्ध, इसलिए क्या कहलाएगा? पूर्वार्ध। और जो बाद का भाग है उसको उत्तर बोलते हैं, उत्तर अर्ध, तो क्या हो जाएगा? उत्तरार्ध। तो यूं कह रहा है कि पद्मावत का जो पूर्वार्ध पहला आधा भाग है उसमें काल्पनिकता ज़्यादा है। उसमें रचनाकार ने, उसमें कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने काल्पनिकता का प्रयोग ज़्यादा किया है। अगर पूछते हैं कि भी उसका उत्तरार्ध है तो उसमें ऐतिहासिकता ज़्यादा है, इतिहास के तथ्य ज़्यादा है इसमें ऐतिहासिकता में। अब देखिएगा, अगर पूछा जाता है ये जो पद्मावत ग्रंथ है इसका आधार ग्रंथ कौन सा माना जाए, तो इसके आधार ग्रंथ की अगर हम बारी करते हैं तो इसका आधार ग्रंथ है वो प्राकृत भाषा का ग्रंथ है रतन शेखर कथा। रतन शेखर कथा है, ये इसका आधार ग्रंथ माना जाता है। अगली बात है, अभी अगला जो क्वेश्चन बनेगा, यह जायसी की प्रसिद्धि कराने वाला ग्रंथ है। जायसी को प्रसिद्ध कराने में
इस ग्रंथ की अहम भूमिका है, इसी के कारण जायसी प्रसिद्ध हुए थे। यह प्रेम की पीर की व्यंजना करने वाला ग्रंथ है। कई बार पूछा जाता है यह प्रेम की पीर, प्रेम की पीर की प्रेम में कितनी शक्ति होती है, प्रेम की पीर को बताने वाला ग्रंथ है पद्मावत। अगर आपसे कोई पूछता है प्रेम की पीर किसे कहा जाता है, अगर आदमी का नाम पूछेंगे तो बेटे घनानंद आएगा, और अगर पूछते हैं प्रेम की पीर किस महाकाव्य को कहा जाता है तो भी वो आएगा आपका पद्मावत। यह 2 आचौपाई शैली में लिखा गया है। देखिए अभी कितनी बढ़िया बात कही है। इसकी जो रचना हुई है 2 आचौपाई जो छंद है इनमें रचा गया है, कड़वक शैली का प्रयोग हुआ है, और इसी कड़वक शैली को आगे चल के तुलसीदास जी ने फॉलो किया है। तुलसीदास ने जो 2 आचौपाई 2 छंदों को एक साथ में रखने की जो प्रणाली है वो जायसी से ली है, तो 2 आचौपाई शैली में लिखा गया है। इसके 2 आचौपाई को तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस में आधार बनाया है। कई बार ये आ जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है प्यारे बच्चों। अब बात आती है, वो आपसे पूछ लेता है कि भी तुलसी की आपसे पूछेगा तुलसी की अवधि और जायसी की अवधि, तुलसी की अवधि और जायसी की अवधि है, उसमें क्या फ़र्क है। तुलसी की अवधि और जायसी की अवधि में बिल्कुल फ़र्क है। हमें क्या देखना है कि दोनों की भाषा अवधि है, चाहे वो रामचरितमानस है चाहे वो पद्मावत है, लेकिन अंतर क्या है उस अंतर को देखिए। तुलसीदास जी की जो अवधि है उसमें तत्सम शब्दों की अधिकता है, तत्सम शब्द अधिक हैं, तत्सम शब्द अधिक है, तो हम इसकी भाषा शैली अगर पूछे तो संस्कृत निष्ठ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? संस्कृत निष्ठ। तत्सम में क्या होता है? तत्सम भी तो वही शब्द होते हैं जो संस्कृत के हैं। तो अगर पूछते हैं कि तुलसीदास की अवधि कैसी है, तो संस्कृत निष्ठ है या तत्सम के शब्द ज़्यादा हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है जायसी की अवधि कैसी है, तो जायसी की अवधि की अगर हम बात करते हैं तो आम बोलचाल की अवधि बेटा किसकी है? आम बोलचाल की अवधि का प्रयोग किया है। तो ये कई बार पेपर में पूछा जाता है कि तुलसी की अवधि कौन सी है, तो हम देंगे संस्कृत निष्ठ उत्तर। अगर वो पूछा जाता है जायसी की अवधि कौन सी है, तो आम बोलचाल की अवधि जो है वो जायसी की है भाई। बड़ी आगे तो देखिएगा, इसमें कवि ने आम बोलचाल की अवधि का प्रयोग किया है, जिसे ठेठ अवधि भी कहते हैं। आम जो लोग होते हैं उनकी भाषा को ठेठ कहते हैं, तो इसको ठेठ अवधि भी कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है बेटे ये, और ये पॉइंट है मसनवी शैली। तो पहले आप ये देखिए मसनवी शैली है क्या। पहले तो आप एक बात क्लियर कर लिया करो, ये नहीं कि भाई मैं ये पॉइंट पढ़ दूंगा आपके सामने, इस पॉइंट का ये मतलब, ये पॉइंट का ये मतलब जब तक उस पॉइंट को आप समझेंगे नहीं बेटे, समझ में नहीं आएगा। क्योंकि आजकल ज़्यादातर जो प्रश्न पत्रों में प्रश्न देखने को मिलते हैं, एप्लीकेशन बेस आते हैं, तो प्रत्येक पॉइंट को समझाएंगे। ये नहीं ये पॉइंट पढ़ दिए चलो भी आगे, चलो भी आगे, वो तो रट्टा मारने वाली बात हो गई। क्योंकि इन बेस पर फिर मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा जो आपकी मैराथन होगी या वैसे होंगी टॉपिक वाइज, तो ध्यान रखना इस बात का आपको। इसमें कवि ने मसनवी शैली का प्रयोग किया। मसनवी शैली मुसलमान कवि करते थे बेटा इसका प्रयोग, पहली बात तो। अब ये मुसलमान कवि इसका प्रयोग करते थे, तो क्या है मसनवी शैली? सबसे पहले तो ये अपने अल्लाह को याद करते, रचना लिखने से पहले। तो देखिएगा जैसे अपने यहाँ क्या है, जैसे हिंदुओं की अगर हम बात करें तो गणेश जी का नाम लेते हैं या सरस्वती वंदना करते हैं। जैसे साकेत का प्रथम सर्ग सरस्वती वंदना से शुरू होता है। तो इसी तरह मुसलमान जब रचना करते थे मुसलमान कवि, तो मसनवी शैली सबसे पहले तो अल्लाह को याद किया जाता है। फिर बेटे इनका जो खुदा है, इनका जो खुदा अर्थात ये मुसलमानों में एक तो सबसे ऊपर तो अल्लाह है, अल्लाह बोले तो जो इनका है। फिर इनका जो खुदा अर्थात खुदा बोलते हैं मोहम्मद साहब को। किसको बोलते हैं? मोहम्मद साहब को। तो मोहम्मद साहब को याद किया जाता है। और उसके बाद बेटे मोहम्मद साहब के बाद फिर क्या करते हैं, ये शाह वक्त की प्रशंसा करते हैं। अब जो शाह वक्त की प्रशंसा करते हैं अर्थात उस समय, शाह का मतलब होता है राजा, शाह वक्त उस समय का जो राजा है उसकी प्रशंसा करते हैं। उसके बाद अपने कुल का परिचय देते हैं कि हमारा ये खानदान है और इस खानदान में मैं इसका पुत्र हूँ या जो भी।
तो मसनवी शैली में क्या होते हैं, पहले अल्लाह को याद किया जाता, फिर मोहम्मद साहब को याद किया जाता है, और उसके बाद बेटे ये सारे वक्त की प्रशंसा करते हैं, उसके बाद अपने वंश का परिचय देते हैं, फिर अपने बारे में परिचय देते हैं, और फिर रचना के बारे में बताते हैं कि ये रचना मैं इस विषय में या इस संदर्भ में कर रहा हूँ। तो ये है बेटे, तो इसमें जो मसनवी शैली का प्रयोग किया गया है मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा, उसकी भूमिका काफ़ी विशद और उदात्त है, बहुत बड़ी भूमिका है, अच्छी खासी भूमिका है, ये पॉइंट है। तो यहाँ से कड़वक शैली होता है दो आचौपाई छंद को एक साथ रखना या दो छंदों को एक साथ मिलाकर रखना कड़वक शैली कहलाता है। मसनवी शैली बेटे अपने खुदा का, अपने परिवार का, अपने अल्लाह के बारे में या अपना परिचय देना। पद्मावत में कवि ने 7 चौपाई के बाद एक दोहा लिखा है। भाई ज़्यादातर ने क्या किया, 700 जितने भी ये सूफी काम हैं सभी ने लगभग 7 चौपाई के बाद एक दोहा है। तो पद्मावत में जो कड़वक शैली का प्रयोग किया गया है, दोहा चौपाई जो लिखा गया है वो 7 चौपाई के बाद एक दोहा है। इस चौपाई की जगह अर्धाली भी शब्द आ जाएगा, अर्धाली भी बोला जाता है, इसको अर्धाली भी बोला जाता है, किसको, चौपाई को भी। विजय देव नारायण शाही ने पद्मावत को हिंदी की ट्रेजेडी कहा, अच्छे आलोचक हैं विजय देव नारायण शाही। तो पद्मावत के बारे में विजय देव नारायण शाही ने पद्मावत को हिंदी की ट्रेजेडी कहा है। भाई आगे बढ़ते हैं। पद्मावत को प्रकाश में आचार्य शुक्ल लेके आए थे। तो पद्मावत रचना है, उसको उजागर करने की अगर हम बात करें, उसको उजागर करने का अगर पूछा जाए कि उजागर किसने किया है, तो जो आलोचक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का इतिहास जिसका आप पढ़ते हैं, उसने इसको उजागर किया है। भाई पद्मावत में कुल मिलाकर 57, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी पॉइंट है। पद्मावत में देखिएगा दो तरह से पूछेगा कि पद्मावत में कुल कितने खंड हैं। अगर खंड पूछे तो भी बेटे 57 है। अगर आपसे पूछे पद्मावत में कितने सर्ग हैं, अगर सर्ग पूछता है तो सर्ग भी 57 है। देखिएगा इन सर्ग को कोई तो खंड कह देता है सर्ग को, कोई समय कह देता है जैसे पृथ्वीराज रासो में कहा गया है, कोई इसको कांड कह देता है जैसे तुलसीदास ने रामचरितमानस में कांड कहा है। तो अगर आपसे पूछता है कि पद्मावत में कुल कितने खंड हैं, तो भी 57 खंड हैं। इन खंडों को अर्थात सर्गों को खंड नाम दिया है पद्मावत में, सर्गों को कांड नाम दिया है रामचरितमानस में, सर्गों को समय नाम दिया है पृथ्वीराज रासो में। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला पॉइंट है पद्मावत के विभिन्न पात्रों के रूपकत्व का आरोप। देखिए बेटे ये पॉइंट आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पेपर में डेफिनेट पूछा जाएगा। तो पद्मावत में जो पात्र हुए हैं, चाहे वो रतन सेन हो, पद्मावती हो, नागमती हो, अलाउद्दीन खिलजी हो, राघव चेतन हो, वो तोता हो, हीरामन तोता, तो इनको रूप दिया गया है, अर्थात इनका रूपकत्व किया गया है। अगर आपसे पूछते हैं कि पद्मावत तो रूप दिया है एक को कि भी वो इसका प्रतीक है, वो इसका प्रतीक है, तो सबसे पहले अगर पूछते हैं तो चित्तौड़गढ़ बेटे एक जगह थी जहाँ का राजा था रतन सेन चित्तौड़गढ़ का था, पद्मावती सिंगल द्वीप की राजकुमारी थी। तो चित्तौड़गढ़ को शरीर का प्रतीक माना गया है। किसका प्रतीक माना गया है? शरीर का। राजा रतन सेन को मन का प्रतीक माना गया है। राजा रतन सेन को किसका प्रतीक माना गया है? मन को, क्योंकि मन चंचल था। पहले ही नागमती उनके पास अच्छी सुंदर पत्नी थी, लेकिन फिर भी पद्मावती को पाने के लिए मन उसका चंचल हो गया, तो मन का प्रतीक है। सिंगल द्वीप हृदय का प्रतीक भी। सिंगल द्वीप किसका प्रतीक है? हृदय का। पद्मावती जैसे आपने वहाँ भी देखा होगा ये मूवी, तो पद्मावती ने वहाँ भी बुद्धि का परिचय दिया है कि एक बार वहाँ से छुटा के भी ले आई थी उसको। तो पद्मावती किसका प्रतीक है? बुद्धि का प्रतीक है। राघव चेतन शैतान का प्रतीक है। राघव चेतन शैतान। एक बात और है, निर्गुण में जो ज्ञान मार्गी शाखा है, निर्गुण में जो ज्ञान मार्गी शाखा है, वो ज्ञान मार्गी शाखा क्या करती है? ज्ञान मार्गी शाखा जिसको माया मानती है, ध्यान देना, ज्ञान मार्गी शाखा जिसको माया मानते हैं, कबीर दास, रैदास जिसको माया मानते हैं,
ये सूफी उस माया को शैतान मानते हैं। क्या मानते हैं? शैतान मानते हैं। माया का काम क्या होता है? ईश्वर की प्राप्ति का जो मार्ग है उसमें बाधक का काम करती है माया। ये ज्ञान मार्गी शाखा के जितने भी संत कवि हुए हैं उनका मानना है। इसी तरह से जो सूफी कवि हुए हैं वो कहते हैं कि शैतान जो है वो बाधक है। किस में बाधक है? ईश्वर प्राप्ति में। तो प्यारे बच्चों, कई बार पूछा जाता है कि निर्गुण जिसे माया मानते हैं सूफी उसे क्या मानते हैं? तो सूफी उसको शैतान मानते हैं। तो राघव चेतन शैतान का प्रतीक है। अलाउद्दीन जो खिलजी है वो माया का प्रतीक है। भाई आगे बढ़ते हैं। नागमती संसार का प्रतीक है। जो नागमती इनकी पत्नी थी, ये नागमती वियोग खंड में 12 मासा का जाशी ने उच्च श्रेणी का वर्णन किया है। जाशी ने 12 मासा का सर्वश्रेष्ठ, अगर मानते हैं हिंदी का सर्वश्रेष्ठ 12 मासा है तो नागमती वियोग खंड है पद्मावत का भी। हीरामन जो तोता है वो गुरु का प्रतीक है। इस हीरामन तोते के कहने के ऊपर ही रतन सेन पद्मावती को पाने के लिए गया था। भाई पद्मावती की हस्तलिखित प्रतियां फारसी लिपि में हैं। भाई पद्मावती जो ग्रंथ है या पद्मावत जो ग्रंथ है इसकी हस्तलिखित लिपियां जो हैं वो फारसी में हैं। पद्मावत में गोरा बादल नाम का व्याख्यान है। आपने पद्मावती मूवी देखी भी होगी। तो गोरा बादल नाम से एक प्रेम व्याख्यान और चलता है इनके साथ। भाई पद्मावत में पद्मावत की कथानक के अनुसार या पद्मावत की कथा के अनुसार गोरा बादल का एक प्रेम आख्यान काव्य और है। भाई आगे बढ़ते हैं। जायसी ने पद्मावत में अपने गुरु सैयद अरफज को बताया है। अगर पूछा जाता है जायसी के पद्मावत के गुरु कौन हैं, तो जायसी के पद्मावत के जो गुरु हैं वो बताए हैं सैयद अशरफ को। सैयद अशरफ को माना जाता है। जायसी के पद्मावत रचना के अनुसार अगर कोई गुरु पूछ लेता है, पद्मावत के रचनाकार जायसी से संबंधित जो जानकारियाँ हैं वो अगली वीडियो में हम करेंगे। तो बेटे पद्मावत जो ग्रंथ है उससे संबंधित इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं एक बार फिर वही बात दोहराता हूँ। अच्छा लगता है कि बेटा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या आप चाहते हैं कि आपका कोई मित्र भी का फ़ायदा उठाए तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन ज़रूर दबा लो, क्योंकि महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं उनको मैं बारी बारी कराता रहूँगा। आपके पास नोटिफिकेशन आते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, मुस्कुराते रहिए।